हेलो स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ था लास्ट वीडियो में। मैंने आपको पारिवारिक आय के बारे में भी एक वीडियो सेंड की थी। तो पारिवारिक आय जो होती है वो हमारी दो तरीके की होती है, हमने पढ़ा था, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। तो प्रत्यक्ष आय जो होती है वो मुद्रा या धन के रूप में प्राप्त होती है और इस पर हमें टैक्स देना पड़ता है, अर्थात कर देना पड़ता है, और अप्रत्यक्ष आय पर हमें कोई कर नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर इसके बाद हम पढ़ते हैं पारिवारिक आय के स्रोत क्या क्या होते हैं। पारिवारिक आय के स्रोत जो हैं वो कई तरीके के होते हैं। यहाँ पर हम जनरली प्रत्यक्ष आय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष आय के स्रोत जो हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि वेतन। तो वेतन जहाँ पे घर में कोई जॉब करता है, ऑफिस जाते हैं, सरकारी, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी किसी भी तरीके की जो नौकरी करते हैं तो उसको मासिक वेतन प्राप्त होता है। तो उससे हमें क्या होती है कि महीने में हमें हमारी आय मिलती है, अर्थात मासिक वेतन जो होता है उससे हमें हमारी आय प्राप्त होती है। हमारा दूसरा पॉइंट है मजदूरी। मजदूरी जो है वो जनरली हमारे भारत में तो क्या होता है, इंडिया में, कि दैनिक मजदूरी ही होती है कि एक दिन की मजदूरी के हिसाब से, दिन में काम के हिसाब से आपको दैनिक मजदूरी मिलती है, अर्थात आपको रोज़ कुछ पैसे मिलते हैं, जितना आप काम करेंगे उतनी आपकी मजदूरी होती है। जिस दिन आप काम नहीं करेंगे उस दिन की आपकी मजदूरी नहीं होती, अर्थात ये दैनिक आपकी आय होती है मजदूरी, जहाँ पर आपका शारीरिक श्रम के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। इसके बाद है व्यवसाय। कुछ लोग होते हैं जो अपना व्यवसाय करते हैं, जैसे कुछ लोग दुकान खोलते हैं या फिर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं। जिस भी तरीके का व्यवसाय है, अनेक तरीके के व्यवसाय होते हैं। तो व्यवसाय से क्या है, हमें लाभ मिलता है, अर्थात पहले हम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं, उसके बाद हमें जो लाभ मिलता है वो हमारी आय का साधन होता है। इसके बाद है कृषि। गाँव में ज़्यादातर, वैसे भारत हमारा जो है वो कृषि प्रधान देश है, अर्थात यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो खेती भी हमारी आय का साधन होता है। अर्थात हम कई जगह गन्ना लगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है, उससे हमें आय प्राप्त होती है। कई जगह गेहूँ, चावल, अलग अलग तरीके की फसलें होती हैं। तो कृषि जो है वो आय का साधन होती है। कृषि में क्या होता है कि हमें मासिक आय प्राप्त नहीं होती है, वर्ष में एक बार या फिर जब भी हम अपनी फसल को बेचते हैं तभी हमें धन प्राप्त होता है, तो उसी हिसाब से वो हमारे वेतन का साधन है। इसके बाद है पशुपालन। वैसे तो जो किसान होते हैं वही पशुपालन भी साथ साथ करते हैं, लेकिन कई लोग कृषि नहीं करते, खेती नहीं करते, बट फिर भी पशुपालन करते हैं। जैसे आजकल लोग डेयरी खोल लेते हैं, तो पशुपालन करते हैं। पशुओं से हम अनेक तरीके से कमाई कर सकते हैं, जैसे उसका दूध हम बेच देते हैं, या बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर हम गाय भैंस रखते हैं, पशुपालन में सिर्फ गाय भैंस का नहीं आता, मछली पालन भी आता है, मत्स्य पालन भी होता है और मुर्गी पालन भी होता है। ये सब जो है ये जनरली पशुपालन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो पशुपालन भी हमारा एक कमाई का साधन हो सकता है। घरेलू उद्योग धंधे। घरेलू उद्योग धंधे और व्यवसाय में क्या फ़र्क है? व्यवसाय जो होता है वो एक बड़े लेवल पर होता है। घरेलू उद्योग धंधे में क्या होता है कि हम घर से ही काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम जो घर से, जैसे सिलाई की जा सकती है, कढ़ाई की जा सकती है। तो छोटे छोटे जो काम होते हैं जो हम घर पर ही कर सकते हैं, और हम उनसे अपनी कमाई का कोई भी हमारा अगर साधन होता है तो उसको हम घरेलू उद्योग धंधों के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद है पेंशन। घर में अगर कोई सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है या फिर जो वृद्ध की पेंशन होती है, अर्थात जो पेंशन आती है घर में अगर किसी की, तो वो भी हमारी आय का एक साधन होती है। इसके बाद है ब्याज। ब्याज का मतलब है जिस धन पर हम विनियोग करते हैं, अर्थात कुछ धन हमने बैंक में जमा कर किया हुआ है अपना, या फिर अभी आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी ऐसी मतलब सुविधाएं होती हैं बैंक में, डाकखाने में, जहाँ पर हम अपना धन जमा करते हैं तो हमें प्रति माह के हिसाब से या वर्ष के हिसाब से या छमाही के हिसाब से ब्याज मिलता है। वो भी हमारी आय का एक साधन है, क्योंकि हमने तो धन जमा कर दिया। अगर हम उसे घर पे रखेंगे तो वो संचित धन कहलाएगा, वो हमारी बचत नहीं हो पाएगी, उस पर हमें ब्याज नहीं मिलेगा। या फिर अगर धन किसी को उधार दे दिया जाए, कुछ ब्याज दर पर दे दिया जाए, तो उससे हमें वहाँ से भी हमारी आय का स्रोत होता है। इसके बाद है उपहार या भेंट, यानी कि हमें कई जगह से कई बार उपहार मिलते हैं, भेंट मिलती है। हमने अगर कोई अवसर है कुछ जिस पर हमने फंक्शन किया है, तो वहाँ पर भी कई छोटे छोटे या छोटे बड़े उपहार मिलते हैं, तो वो उपहार भी हमारी आय का स्रोत होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पारिवारिक व्यय।
पारिवारिक व्यय जो होता है, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस धन को व्यय किया जाता है उसे हम पारिवारिक व्यय कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक की बात है तो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अर्थात हमारे परिवार में जितने व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम जिस धन को आय में से व्यय कर देते हैं, अर्थात खर्च कर देते हैं, उसे हम पारिवारिक व्यय कहते हैं। पारिवारिक व्यय के प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहला है निश्चित व्यय, अर्थात ये व्यय जो होते हैं वो पूर्णतया निश्चित होते हैं और लगभग प्रति माह समान रहते हैं। अर्थात ये व्यय निश्चित रूप से हमें करने ही पड़ते हैं, हर महीने ये व्यय होते हैं और हर महीने इनकी जो मात्रा है, अर्थात जितना व्यय हमें करना है वो समान होता है। पहले से निश्चित होता है कि हमें कितना व्यय किस चीज़ पर करना है। ये इस व्यय में आ जाते हैं। जैसे अगर हम किराए के मकान में रहते हैं तो मकान का किराया जो है वो हमें प्रति माह देना होता है, बच्चे की स्कूल की फ़ीस होती है और भोजन पर होने वाला व्यय है। तो ये सारे व्यय जो होते हैं ये लगभग प्रति माह समान होते हैं और इन्हें हर स्थिति में हमें करना ही पड़ता है। दूसरा है हमारा अर्धनिश्चित व्यय। इस वर्ग में उन पारिवारिक व्यय को सम्मिलित किया जाता है जिसे प्रति माह हम लोग करते तो हैं, जिनकी मात्रा तो निश्चित होती है, प्रति माह होते तो हैं, प्रति माह निश्चित तो होते हैं कि करने ही करने हैं, परंतु उनकी मात्रा जो है वो कम या अधिक हो सकती है। इनकी मात्रा कम या अधिक हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर हमारी आय कम है किसी महीने में या फिर हमें कहीं और अधिक व्यय करना है तो इनकी मात्रा को कम किया जा सकता है। जैसे वस्त्रों पर होने वाला जो व्यय होता है उसको हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। भोजन पर होने वाला व्यय भी निश्चित तो है किंतु उसे कई बार कम भी किया जा सकता है या फिर इस तरीके से। तो इनकी ये निश्चित तो होते हैं कि होंगे, लेकिन इनकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है। इसके बाद है अन्य व्यय। अन्य व्यय में आ जाते हैं मनोरंजन व विलासिता संबंधी जो आय पर निर्भर होते हैं। अर्थात इनमें का ऐसा है कि निश्चित नहीं होते कि हमें करने ही करने हैं, किंतु अगर हमारी आय ऐसी है कि हम मनोरंजन पर, विलासिता पर खर्च कर सकते हैं तो हम ये व्यय कर लेते हैं। अर्थात हमारी आय पर निर्भर करता है कि ये व्यय किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। ये अनिवार्य तो नहीं होते हैं, परंतु अगर हमें सुविधा है उस हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार हम इनको कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा बोर हो रहे हैं और हमारे पास पैसा है, हमारे पास आय है, तो हम उसको अर्थात मनोरंजन का भी कोई ना कोई साधन ले सकते हैं। इसके बाद है आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय का मतलब है जो अचानक से हैं, अर्थात इनका पहले से हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो व्यय होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इनका नाम ही ये आकस्मिक जो होते हैं। आकस्मिक का मतलब ही होता है अचानक होने वाले, अर्थात इनका हमें पहले से कुछ नहीं पता होता। ये इनकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, किंतु अगर हमारे पास हमारी बचत है तभी हम इन आय को कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई बचत नहीं है तो आकस्मिक व्यय के लिए हमें अक्सर ऋण लेना पड़ जाता है, उधार लेना पड़ जाता है। आकस्मिक व्यय में आ सकते हैं जैसे अगर कोई व्यक्ति परिवार का सदस्य है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो हमें आकस्मिक व्यय करना पड़ेगा, या फिर अगर परिवार में अचानक से कोई ऐसा अवसर हो गया कि हमें फंक्शन करना पड़े या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो वो सब व्यय जो होते हैं आकस्मिक व्यय होती है। और हर परिवार को आकस्मिक व्यय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के व्यय के लिए हमें तैयार इसलिए रहना चाहिए क्योंकि कभी भी हो सकते हैं। अर्थात अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हमें अचानक से ऋण लेना पड़ेगा, और अगर हम तैयार होंगे तो हमें ऋण नहीं लेना पड़ेगा। हमारी बचत जो है, अगर हम नियमित रूप से बचत करते हैं तो इन व्यय के लिए हम तैयार रहते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात जो हमारा पारिवारिक व्यय, जैसे हमने पढ़ा कि कौन कौन से व्यय होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, तो इनको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। अर्थात हमारे व्यय ज़्यादा है या कम है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये आपके 8 पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है परिवार की कुल आय। अर्थात सबसे पहले हम जो व्यय करते हैं वो कहाँ से करेंगे। अगर हमारी आय होगी तो हम व्यय करेंगे, और अगर हमारी आय ही नहीं होगी तो हम व्यय कहाँ से करेंगे। अर्थात परिवार की आय कितनी है, हमारे परिवार में कितने सदस्य कमाने वाले हैं, कितनी हमारी आय है, इस पर निर्भर करता है कि परिवार की जो कुल आय है उसी हिसाब से हम व्यय करते हैं। निश्चित व्यय तो हम करेंगे, अर्थात कितना हमें व्यय करना है। अगर परिवार की आय अच्छी है तो हम अच्छे से व्यय कर सकते हैं, अगर आय कम है तो कम व्यय करते हैं। अर्थात हमारी आय पर निर्भर करता है कि हमारा व्यय कितना होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है रहन सहन का स्तर। अर्थात कि हमारा रहन सहन का स्तर कैसा है, जिस जगह हम रहते हैं वहाँ का स्तर कैसा है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं हम उसी के हिसाब से अपने आप को भी मेंटेन करते हैं।
हमारी मूलभूत आवश्यकताएं तो अक्सर सभी की पूरी हो जाती हैं, लेकिन कई बार जहाँ पर हम रहते हैं अगर हम उसी स्तर को बनाए रखना चाहते हैं तो कई बार हमें अपने उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए भी अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, जो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप तो नहीं आता, किंतु अगर हम अपने स्तर को बना के रखना चाहते हैं, अगर हम उच्च स्तर के परिवार में रहते हैं तो हमें अपने स्तर को बनाए रखने के लिए, कहते हैं कि दिखावा करने के लिए भी हमें कुछ व्यय करना पड़ता है। इसके बाद है परिवार का स्वरूप, अर्थात आपके परिवार का स्वरूप कैसा है। परिवार का स्वरूप आपकी आय और व्यय दोनों को ही प्रभावित करता है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अर्थात सीधे तरीके से और इनडायरेक्टली आपके परिवार का स्वरूप जो है वो आपके आय और व्यय दोनों को प्रभावित करता है। परिवार में कितने व्यक्ति कमाने वाले हैं, पहली बात तो परिवार का स्वरूप यहाँ पर आएगा। तो परिवार आपका एकाकी है या फिर संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में अगर आपका संयुक्त परिवार है तो उसमें कितने व्यक्ति जो हैं वो कमाने वाले हैं, कितने व्यक्ति जो है वो खर्च करने वाले हैं, अर्थात स्कूल जाने वाले बच्चे कितने हैं, ऐसे व्यक्ति कितने हैं। अगर परिवार में वृद्ध लोग हैं, अगर उनकी पेंशन आती है तो वो आपकी आय का साधन बन जाती है। तो परिवार का स्वरूप कैसा है, एकाकी परिवार है, संयुक्त परिवार है। अक्सर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम संयुक्त परिवार में एक ही बार खर्च करते हैं, लेकिन अगर अलग अलग रहते हैं, एकाकी परिवार होता है तो उन खर्चों को हमें डबल करना पड़ता है। अर्थात कुछ खर्चे ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार में कम भी हो सकते हैं। तो परिवार के स्वरूप से निर्भर करता है कि परिवार का स्वरूप जैसा होगा उसी हिसाब से हमारा व्यय जो है वो प्रभावित होगा। आवासीय क्षेत्र, अर्थात जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं या उच्च वर्गीय लोग रहते हैं। अर्थात जहाँ हम रहते हैं हम वहाँ पर अपनी एक इमेज, अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। अपने स्तर को, जैसे हमने कहा कि हमारा जो रहन सहन का स्तर है वो किस पर निर्भर करता है कि हम किस जगह पर रहते हैं। गांव में रहने वाले लोगों को कुछ चीज़ों पे कम खर्च करना पड़ता है, शहर में रहने वाले लोगों को अलग चीज़ों पर खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर निर्भर करता है कि हम जिस जगह रहते हैं हमारे व्यय उसी हिसाब से प्रभावित भी होते हैं कि हम किस क्षेत्र में रहते हैं, नगरीय क्षेत्र में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उस हिसाब से हमारा व्यय जो है वो प्रभावित होता है निश्चित तौर से। इसके बाद है बच्चों पर व्यय, अर्थात परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूल फीस देनी है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए हैं। तो जो उच्च शिक्षा पर है वो व्यय अधिक होता है। अगर बच्चे कोई कोर्स कर रहे हैं, स्पेशल कोर्स अगर कर रहे हैं, उस पर कितना खर्चा होना है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। छोटे बच्चों पर कितना व्यय होना है, तो परिवार में कितने बच्चे हैं और उन पर कितना व्यय होना है, इस चीज़ पर ये चीज़ जो है हमारे व्यय को प्रभावित करती है। इसके बाद 6 पॉइंट है व्यक्तिगत व्यवसाय, अर्थात अगर हम घर में व्यक्तिगत व्यवसाय रखते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई दुकान करते हैं या फिर कोई भी छोटा मोटा जो हम व्यापार करते हैं, उसके लिए हमें कई बार पैसा लगाना पड़ता है। या फिर अगर कोई वकील है या फिर जो वकील होते हैं और लेखक होते हैं, उनको पुस्तकें खरीदने पर कुछ धन व्यय करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यवसाय भी हमारे व्यय को प्रभावित करता है। सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोण, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अधिक धार्मिक होते हैं, अर्थात वो लोग जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, अर्थात जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। वो बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो मतलब बड़ा हवन कराते हैं या फिर यानी धर्म को लेकर कुछ अनुष्ठान करते हैं। तो अगर हम कोई भी ऐसी कार्य करते हैं, कोई भी ऐसे अवसर पर कुछ ऐसा करते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि व्यय अधिक होता है। तो हमारे सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम हर अवसर पर कितने, जैसे कि अगर कोई फंक्शन है, अगर हम ज़्यादा सामाजिक हैं, बहुत सारे लोगों को अपने घर में बुलाते हैं, तो तब हमारा अलग व्यय होगा। अगर हम लोगों के साथ कम उठते बैठते हैं, फिर कुछ फंक्शंस हम घर में अकेले ही मना लेते हैं, सबको नहीं शामिल करते, तो उस पर व्यय कम होता है। तो निर्भर करता है, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण जो है वो भी हमारे व्यय को प्रभावित करता है। इसके बाद है बजट बनाने की दक्षता, अर्थात कि हम जो बजट बनाते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बजट बनाते हैं, बजट किस तरीके से बनाया जाता है, बजट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बजट बनाने की जो हमारी दक्षता है, अर्थात हम कितने अच्छे से बजट बनाते हैं। अगर हमारा बजट पहले से ही ख़राब है, हमने अनावश्यक चीज़ों पर अधिक खर्च किया है, आवश्यक चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया, तो उससे क्या होगा कि उससे हमारा व्यय अतिरिक्त होगा और अनावश्यक होगा। अर्थात जो जहाँ हमें खर्च करना चाहिए था वहाँ हमने खर्च नहीं किया, किंतु जहाँ हमें शायद हम बचत कर सकते थे वहाँ हमने खर्च कर दिया। तो हमारा बजट किस तरीके का बना है, जैसे कि 3 बजट हमने पढ़े थे। कम व्यय वाला, अर्थात घाटे का बजट, जहाँ पर हमारी आय जो है वो कम होती है, हमें ऋण लेना पड़ता है।
एक था हमारा संतुलित बजट, जहाँ आय व्यय समान होती है। तो सबसे अच्छा बजट जो था वो बचत का बजट हमने पढ़ा था, अर्थात जहाँ हम बचत करते हैं। तो अगर हमने ऐसा बजट बनाया है कि हम नियमित रूप से बचत कर रहे हैं, तो वो बजट जो है हमारा सबसे अच्छा होता है। अर्थात बजट बनाने की दक्षता जो होती है वो भी हमारे व्यय को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। तो जितना आपने पढ़ा अभी इसको आप रिवाइज़ करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो चैप्टर के अंदर से ही होते हैं। पूरा चैप्टर जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग अच्छे से रीड करें।